ये जो एक अंग्रेज पुरुष और भारतीय महिला से उत्पन्न होने वाली संतान है, इसे हम एंग्लो इंडियन कहेंगे। एक नया निकाला, और उस एंग्लो इंडियन संतान उनकी यहां भारत में रहेगी। तो अब वो जा रहे थे, तो जाते जाते उन एंग्लो इंडियन जो संतान दो सभ्यताओं से मिलकर पैदा हुई थी, उनका क्या करा जाए। तो ये किया गया कि भाई इन संतानों की गिनती भारत में कम है, लेकिन क्योंकि गोरे लोगों की संतानें हैं और काली मां से हैं, तो भाई इनका कुछ न कुछ तो उन्हें मिलना चाहिए। तो धारा 333 ने यह कहा कि भाई इनकी गिनती बहुत कम है, तो भारत के संसद में इनका रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, इसके लिए क्या करें। तो हमारे संविधान के अंदर ये 333 धारा ला करके कहा गया कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 एमपीओ को भारत का राष्ट्रपति नॉमिनेट करेगा, ताकि उनके हकों की बात पार्लियामेंट में उठाई जा सके। और फिर हम बीमार हिंदुस्तानियों ने उसको हर देश, हर राज्य की असेंबली में जोड़ दिया, क्योंकि वो संपन्न थे, पैसा देते हैं 5 करोड़ रुपया, उन्हें नॉमिनेट कर दीजिए। हमने ये महान कार्य किया। तब इस पे सवाल उठा कि भाई जब वो चले गए तो उनकी संतानों का हमसे क्या लेना देना है, वो भारत की तरह वोट दें, उनके लिए अलग से क्या प्रोविजन होगा। उसको उठाया, उठाते उठाते बोलते रहे। इसलिए मैंने कहा कि मुझे ये बल इस बात से मिलता है कि संसद में जाकर के इतना बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है, वैसे बोलना है, इससे बचने के लिए है खुले मंच से पूरी ताकत से बोलो। अगर सत्ता में बैठे हुए लोग आपकी बात सुनते हैं, तो फिर आपका काम अगर यही है कि ये चीज ठीक हो जाए, या तो मन में ये भाव हो, या ये फिर आपके मन में भाव हो कि जब तक सत्ता में जाकर के मैं 2 करोड़ नहीं बनाऊंगा, तो फिर मुझे जाना नहीं चाहिए। बोलते बोलते एक दिन मैंने 6 साल के बाद भारत की संसद में उस समय के कानून मंत्री को मैंने देखा कि वो बिल पेश कर रहे हैं। मेरे मित्रों ने कहा कि भाई टेलीविजन खोल के देखो पुष्पेंद्र, ये जो तुम कह रहे थे कुछ इस पे बात हो रही है। लाइव टेलीविजन पे रविशंकर प्रसाद ने ये अनाउंस किया संसद के अंदर कि आज से हम आर्टिकल 333 को समाप्त कर रहे हैं। नहीं, और उन्होंने वजह दी, मैं वही कह रहा हूं। देखिए, सिर्फ ये नहीं है इंपॉर्टेंट, ट्रिपल तलाक तो अभी भी चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम इसको इसलिए से करें कि 2011 का जो सेंसस है, उस सेंसस के मुताबिक इस देश में एंग्लो इंडियन की टोटल पॉपुलेशन 262 है। तब वो समाप्त हुई और संविधान हमने बनाया है। इसी संविधान में संसद के अंदर सेकुलरिज्म पे खूब डिबेट हुई, जबरदस्त डिबेट हुई। और संचार क्रांति के दौर में अगर आप उन डिबेट्स को पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि उस जमाने महामूर्ख थे, लेकिन कितने ब्रिलियंट लोग थे। लेकिन उन ब्रिलियंट लोगों के सरनेम से हम जैसे मक्कार लोगों ने उनको नाम कभी तमीज से नहीं लिया, उनको एक खाके में रखा, क्योंकि हमारा कद छोटा हो जाएगा। सबने किया। जो सामाजिक संगठन है, जो आम लोग हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है उनका नाम लेने से। राजनीतिक लोगों का हो सकता है कि ये दलित है, ये फलाना है, ये ढिमाका है, वो करें, लेकिन मुझे और आपको किसने रोका है। लेकिन आपके अंदर भी सेलेक्टिव, इसका नाम बड़ा ना हो जाए, इसलिए उसकी बड़ा काम को बाहर नहीं लाना है। अपना तथाकथित ज्ञान जो बांट रहे हैं, जातियों पे भी बांट रहे हैं, रिजर्वेशन पे भी बांट रहे हैं, वो बड़ा रहना चाहिए। उससे नहीं कुछ होता है। लोग हम जैसे पागल कहीं ना किसी दौर में आते हैं और उनका नाम लेते हैं, इसलिए आप बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ा संगठन है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है उस संगठन की। संविधान में, संविधान सभा के अंदर सेकुलरिज्म पे बहस हुई, जोर जोर से हुई, और उसमें अयंगर साहब भी मौजूद थे, नेहरू भी मौजूद थे, पटेल भी मौजूद थे, उसमें अंबेडकर भी मौजूद थे। चारों ने पूरी ताकत के साथ सेकुलर शब्द का विरोध किया। लेकिन संविधान सभा की प्रोसीडिंग पढ़ लीजिए, सबसे ताकतवर, स्ट्रॉन्ग फैक्ट के साथ सबसे बड़ा आर्गुमेंट बी.आर. अंबेडकर का है। बी.आर. अंबेडकर ने सेकुलरिज्म की परिभाषा पे जब सवाल खड़ा हो रहा था कि इसको लिया जाए नहीं लिया जाए, तो अंबेडकर ने कहा, जिस अंबेडकर को आज हम एक खास चश्मे से देखते हैं, अंबेडकर का किया काम करोड़ों हिंदूवादी इकट्ठे भी हो जाएं तो एक काम नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूं, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं ताकि आप सच को सच जाने, और जब सच जान जाएं तो मैंने कहा आप नाम देख करके तय मत करिए कि ये फूल वाले चचा हैं तो इन्होंने सारे काम, उन्होंने भी जो कुकर्म किए हैं दुनिया जानती है।
पटेल की जो रोल था, पटेल हैं आज, उसी कारण से पटेल जिंदा हैं, उनका कोई वारिस सत्ता में नहीं है। लेकिन अंबेडकर ने जो किया है उसको आप जब चश्मे से देखेंगे और ट्विस्ट कर देंगे तो 2024 की ये जनरेशन जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन है वो कहेगा तुम इतने मक्कारों के 60 साल से झूठ बोल रहे हो। जिस आदमी ने दीवार पे लिख के गया इतना बड़ा बड़ा जितना काम किया, उसको बताने में तुमको तकलीफ होती है कि कोई बड़ा ना हो जाए। ये भाव जिस समाज में पैदा हो जाता है कि अपने पूर्वजों ने किसी ने भी बड़ा काम किया, उस बड़े काम में बताने वाले के नाम के आगे क्या लिखा है और ये नहीं लिखा तो इसको बड़ा करें, इसको छोटा करें, तो तथाकथित झूठे मक्कार किस्म के आप नेताओं को गढ़ते हैं और उन्हें फिर दार्शनिक महान ज्ञाता बना बना के चोरों को आप बहान बनाते हैं। ये जिस समाज में होता है उस समाज के साथ वही होता है जो हो रहा था। अंबेडकर ने उस डिबेट में यह कहा कि सेकुलर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो वेस्टर्न वर्ल्ड में हुई है और यूरोप के अंदर जो राजा होता था वो राजा राजकाज के मामले में चर्च से गाइड होता था, चर्च उसको एडवाइस करता था, तब राजा कई निर्णय लेता था। तो जो लोग चर्च में बिलीव नहीं करते थे उनका यह आक्रोश था कि राजा जो है चर्च से इन्फ्लुएंस होता है फिर फैसले लेता है, हमारा चर्च में विश्वास नहीं है, हम दूसरे मत को मानने वाले हैं, इसलिए राजा को चर्च से एडवाइस नहीं लेनी चाहिए। तब यह शब्द गढ़ा गया कि राजा सेकुलर होगा। राजा सेकुलर होगा का मतलब क्या होगा बताइए, क्या समझे आप इस शब्द से? राजा सेकुलर होगा, इस शब्द से आप क्या समझते बताइए, बोल दीजिए क्या बात है, जो भी समझते हो बताइए। तो नहीं पता। उसका मतलब यह था कि राजा का जो अपना फेथ है, जो राजा का अपना बिलीव है, वो जब राज के लिए कोई फैसला लेगा तो उसके अपना बिलीफ उस फैसले का इंफ्लुएंस नहीं करेगा। सिर्फ इतना ही मतलब था। यह कल्पना वहां से आई और भारत के अंदर जिस संविधान की बहस में चारों ने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो अंबेडकर का आर्गुमेंट था कि सनातन भारत के अंदर अनादि काल से भारत की मिट्टी में दुनिया से जहां से भी जो भी सभ्यताएं आई उन सभ्यताओं यहां रही, पली बढ़ी। कोई ऐसी एक घटना हजारों साल में नहीं मिलती है कि इस देश के मूल निवासियों ने किसी बाहर से आने वाली किसी मजहब को या किसी परंपरा को उनके आस्था के कारण उनका कत्ल कर दिया हो, उनके पूजा घर जला दिए हो। हमने किसी को आज तक चींटी की तरह भी नहीं काटा, वो आई फली फूली चली गई, हमने कभी उनको मने नहीं किया। तो भारत की मिट्टी में और सनातनियों के खून में पैदाइशी सेकुलरिज्म है। लिहाजा सेकुलर शब्द संविधान में लिख करके भारत की परंपरा को छोटा मत कीजिए। यह अंबेडकर का आर्गुमेंट है। उस अंबेडकर ने उस समय उसको रिजेक्ट कर दिया और जो अंबेडकर के मानने वाले थे, वो कांग्रेस के थे, वो तमाम थे, वो सारे लीडर थे, उनके वारिस आलू से जो सोना बना रहे हैं, उन्होंने सन 1976 में जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, ज्यादातर नेता जेल के अंदर थे, आनन फानन में 42वां संशोधन बिना किसी संसद बुलाए रातों रात आपने भारत के संविधान के प्रियम्बल में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म शब्द को जोड़ दिया। तब किसी से नहीं पूछा था। वही आलू से सोना बनाने वाले 2014 वाले से कह रहे हैं ये संविधान बदल देगा, तुमने तो पैदा होते ही संविधान बदल दिया था। उसी अंबेडकर ने उस संविधान में क्या बड़ा काम किया है। विचार की बात होती है, इसलिए उस वक्त की चीज आप देखेंगे तो आज सोच भी नहीं सकते। आज अगर शायद कोई हिंदू पार्टी ये कहे तो बवाल मच जाएगा इस देश के अंदर, लेकिन क्योंकि आपको न तथ्य बताए गए हैं, ना आप जानना चाहते हैं, आए बाएं शाएं चीजों पे ज्ञान बांट रहे हैं लोग, वही आप समझते हैं यही है। जब संविधान पूरा बन गया था, या आपके अंदर उस भाव को पैदा करने की बात कह रहा हूं कि यह सभा पहली बार ऐसी हो रही है कि जहां आस्था शुरू हुई, अब उस आस्था के बाद रियल वर्ल्ड में आ गए। ये दोनों चीजें एक ही साथ पूरे पहली सभा है जहां मैं कर रहा हूं। अब से थोड़ी देर पहले भजन हो रहे थे, कीर्तन हो रहे थे, आस्था में पूरा ये हॉल एक तरीके से मग्न था। लेकिन आस्था रुकने के बाद आप रियल वर्ल्ड पे बात कर रहे हैं। ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको समझ में आएगा आपके। संविधान कंप्लीट हो गया। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे बी आर अंबेडकर। आज अंबेडकर दुकान चलाने के लिए बिकते हैं। इनका पोस्टर लगा लो, दुकान चलेगी, अंबेडकर का नाम। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया है, ये बाबा साहब अंबेडकर का, सुबह से शाम तक सुनते सुनते दिमाग खराब हो गया। 287 लोग थे उसमें भाई, उसमें एक से एक ज्ञानी था। लेकिन वर्तमान परिस्थिति, बाबा साहब अंबेडकर, चलो मान ला थोड़ा अंबेडकर का संविधान है, ये भी कहो भाई, लेकिन ये तो बोलो कि बाबा साहब अंबेडकर के बनाए संविधान में हमने पहले दिन ही हत्या कर दी थी। ये क्यों नहीं बताते हो? या तुमको पता नहीं है या तुम मक्कार हो। और आम जन आदमी सब जानता है, यहां से अमेरिका का संविधान कौन था और ब्रिटेन का संविधान कौन था, अपने घर का संविधान के बारे में नहीं पता था। संविधान बन चुका था पूरा, और ये आप कहेंगे कि मुझे कैसे पता है? आप पूछ सकते हैं, आपका अधिकार है कि पुष्पेंद्र जी, आप जो यहां चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, ये कहां से, आपको कहां से पता? वो किताब बताइए, वो भी बताऊंगा मैं आपको। संविधान कंप्लीट बन चुका था। जरा सोचिए थोड़ी देर के लिए कि ऐसा होता तो ये 70 साल में जो आप बिखर गए हैं, जो आपको लगता है ये सब फालतू की चीजें हैं, ये फलाना है, ये है पूजा पाठ, ये आपको लगता, लेकिन उस घटना को इसलिए बता रहा हूं कि चिल्लाता रहा हूं मैं उसके बारे में, और खुश हूं कि 14 वाले के कान में चला गया और उसको जो करना था उसने कर दिया।